हाँ जी, जरूर आप करें। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हो गई है रिकॉर्डिंग शुरू, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दे दें। सबसे पहले ना मैं जरा हिस्ट्री को थोड़ा सा बताने से पहले दो तीन इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता दूं बातें। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड और यूनिफाइड सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने ग्रीक्स को पढ़ा और पर्शियंस को पढ़ा, तो वो मतलब एक सेंट्रलाइज्ड ग्रुप था और उसकी उसका ही कल्चर था और उसको ही हमने पढ़ा। लेकिन इंडिया की हिस्ट्री थोड़ी सी इसमें बहुत डिफरेंट है कि वो डिफरेंट कल्चर्स की बनी हुई थी, डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चर्स थे जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स में एग्जिस्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर। तो कोई एक कल्चर नहीं था जिसको हम करें कि ओके ये जैसे ग्रीक्स को हमने पकड़ लिया ना तो वो एक कल्चर था। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में एक पॉइंट तो ये हो गया कि वो काफी डिफरेंट कल्चर्स को इकट्ठा कंबाइन करके एग्जिस्टेंस में आता है। दूसरी बात ये है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इंडियन की सबसे आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है वर्ल्ड की। और इसका एक और सबसे बड़ा मसला है कि इसमें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी उसके हिस्टोरिकल बायस बहुत है, क्योंकि मोस्ट इंडियन हिस्ट्री जो हमें आ रही है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस के थ्रू आती है। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश ने हम पे कब्जा किया था, तो उसकी वजह से हिस्टोरिकल बायस बहुत है इसमें, मतलब इसमें बायस बातें बहुत हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है कि बायसनेस को अवॉइड करने। तो ये तो थी इसकी तीन चार बातें बैकग्राउंड की के इस हिस्ट्री को खोलते हुए। ठीक है, अब हम जरा चलते हैं सबसे पहले, जरा हम 5,000 साल पहले चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, 5,000 ईयर्स अगो की बात करते हैं और हम आ जाते हैं। हाँ, हम 5,000 साल, स्क्रीन शेयर होगी। हाँ जी। ओके, ठीक है। तो हम 5,000 ईयर्स को बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो रिवर इंडस पे थी जो पाकिस्तान में है, और सरवाती रिवर है जो इंडिया के अंदर है। इन दो रिवर्स के दरमियान ये सिविलाइजेशन थी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एग्जिस्ट करती थी। ये आज से कोई 5,000 साल पुरानी बात सलमान है भाई यार। थोड़ी ये जे स्पीड आहिस्ता रखिए, वो फिर नोट करना होता है ना तो फिर पीछे रह जाते हैं। चलने सही है, सही है, शायद। हाँ। 5,000 ईयर्स गो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी ना ये थ्राइव कर रही थी रिवर इंडस के पास और रिवर सारवाती। मैं लिख दूंगा वो नाम तो इसलिए कि कंफ्यूजन ना हो किसी को। ये दो एरियाज में ये इंडस के लोग रहते थे, और मतलब इन दो रिवर्स के पास इसलिए क्योंकि रिवर एग्रीकल्चर में हेल्प करता है पानी देने के लिए। तो इसलिए रिवर के पास ही आपको इजिप्ट में भी सिविलाइजेशन को मिलेगी, तो वो भी नील के पास है। आपको जो ईरान इराक में मिलेंगी और जहां जहां दुनिया में मिलेंगी वो सारी रिवर्स के पास होती हैं, क्योंकि नेचुरली इंसान को फसलों के लिए पानी चाहिए और वो रिवर्स अच्छी चीज जगह देती है। इंडस जो था वो एक काफी अच्छा मतलब सप्लाई करता है, नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है इसका कि ये फ्लड कर जाता है हर थोड़े अर्से बाद, तो ये नेचुरली फसलों को पानी देता है, आपको रास्ता बनाना नहीं पड़ता फसलों को पानी देने के लिए। तो और यहाँ पे ये सिविलाइजेशन थी और ये बड़ी रिच सिविलाइजेशन। आई थिंक को कहा जाता है कि जो इंडस पे थी ना सिविलाइजेशन सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी पुराने दौरों की, इजिप्ट वगैरह को मिला के। क्योंकि 1,500 जगह मिली हमें, साइट्स मिली आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पे कोई लोग रहते थे, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो को वो कैपिटल कहते हैं क्योंकि वहां पे उनको बहुत बड़ा वो एक बाथ मिला था जिसको ग्रेट बाथ कहा जाता है। वो मिला था, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं उसकी लेकिन मिला था, अलबत्ता वहाँ बाथ था और वहाँ पे वो सबसे बड़ा सिटी है इनका लगता है इनको। तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, और ये डिफरेंट साइट्स थी इनकी। और ये इनकी बस थोड़ी सी बात ये कि इनका कोई खासियत तो इनकी लैंग्वेज है। हमें नहीं पता इनकी लैंग्वेज क्या है, मतलब हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर सके। सिंध यूनिवर्सिटी में अभी भी कोशिश की जा रही है इसको ट्रांसलेट करने की, लेकिन पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, आई डोंट थिंक ये ट्रांसलेट करने का टाइम है हमारे पास या हमारे लोगों को इंटरेस्ट है। लेकिन हम नहीं कर सके ट्रांसलेट, इनकी लैंग्वेज हम नहीं पढ़ सकते अभी तक। और जो इनका वैसे सिस्टम था, इनका ड्रेनेज सिस्टम और इनका सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा था। अब मैं ये पॉइंट इसलिए लेके आ रहा हूँ कि जो ब्रिटिश थे यूरोप में, उनको 1800 में, इसके मतलब लगभग 4,800 ईयर्स बाद जाके भी उनके पास इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था जो 5,000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास था। एक बड़ा ही प्रॉपर सीवरेज और सिस्टम जो यूरोपियंस के पास इतने हजार सालों के बाद भी नहीं बना था, इस लेवल की एडवांसमेंट थी इनकी। और इनके पास वेपन्स नहीं थे, ये पॉइंट आगे मैं जोड़ूंगा कि इसलिए बता रहा हूँ कि इनके पास वेपन्स भी नहीं थे। टूल्स नजर आएंगे आपके पास इनके, लेकिन इनके पास कोई खास वेपन्स नहीं थे, तो नहीं ये नहीं लगता कि होने वाले हैं। क्योंकि जब हमारे पास लैंग्वेज ना हो ना हिस्ट्री में,
तो हम फिर मोस्टली आर्कियोलॉजी पे रिलाई करते हैं, जो हमें सबूत मिलते हैं कि ओके ये इस तरह के होंगे, ये इस तरह के होंगे। जब लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाए किसी कौम की, तो फिर हम लैंग्वेज से बहुत सारा रिकॉर्ड पढ़ के देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं इनकी, इसलिए हमारे पास ज्यादातर बातें आर्कियोलॉजी से आती हैं। अलबत्ता अब हम 5,000 साल पहले की बात कर रहे थे ना, तो उससे थोड़ा सा हम आ जाते हैं सम तकरीबन आप लें 4,700 ईयर्स, ठीक है। मतलब 300 साल बाद, तकरीबन 5,000 से थोड़ा हम आगे चले गए। और इस अराउंड दिस टाइम, मतलब इसको 1750 BC कहा जाता है, या 4,500 साल के, ये गायब, इंडस के लोग गायब हो गए। और लिटरली डिसअपियर्ड, हमें नहीं पता कि किधर गए ये, इनको ट्रेस नहीं मिला। इसकी थ्योरीज हैं कि किधर जा सकते हैं। एक थ्योरी, या इनके साथ हुआ क्या, एक थ्योरी ये है क्योंकि ये बहुत इनके साथ हथियार नहीं थे, तो मोस्ट लाइकली किसी बाहर की कौम ने आके इनको तबाह करके रख दिया और ये खत्म हो गया। एक तो थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि या तो इन्होंने एनवायरनमेंट इतनी तबाह कर दी, इतने काटे के सैलाब आया, जलजले आए, और वो सैलाब आया और ये मारे गए। और तीसरी थ्योरी ये है कि एक जलजिला आया जिसकी वजह से इनके ना, जो रिवर के ट्रिब्यूटरीज थी जिसके थ्रू इनको इंडस से पानी पहुंच रहा था, वो रीरूट होगी। इसकी वजह से ये हुआ कि वो ट्रिब्यूटरीज जहाँ से पानी आ रहा था, जहाँ जिन चैनल्स के थ्रू, वो चैनल्स खाली ड्राई हो गए। जब वो ड्राई हुए तो इनको पानी नहीं मिला, और जब पानी नहीं मिला तो इससे ये है कि इन्होंने वो जगह जाके वो जगह छोड़ दी और ये माइग्रेट कर गए। अलबत्ता जो भी इनके साथ हुआ, ये लोग गायब हो गए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं, किधर गए, इंडस के लोग गायब हो गए। अब बात ये आती है कि फिर हुआ क्या। कि अराउंड दिस टाइम समथिंग लाइक 3500, तकरीबन 4,500 ईयर्स को तकरीबन, होता क्या है कि जो कॉकसेस हैं, कॉकसेस मैं समझाता हूँ, इस एरिया को कहते हैं, ये वाला नजर आ रहा है आपको मैप पे? हाँ जी। हाँ, आर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान का अपर एरिया, तुर्की का एरिया, जॉर्जिया और सदर्न रशिया का इलाका जो है, इसको कॉकसेस कहा जाता है। इन इलाकों को कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे रहते थे एरियन, ठीक है, एरियंस रहते थे यहाँ पर। और ये कौम जो थी ये यहाँ पे रहती थी, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अराउंड 4,000 ईयर्स को इन्होंने हिजरत, इन्होंने माइग्रेशन की, ग्रेट एरियन माइग्रेशन। और इन्होंने माइग्रेट करते करते ये इंडस वैली पहुंच गए, ठीक है। और ये काकसिस से निकले थे, मैप पे इन्होंने दिखाया, एंड थ्रू द रूट्स ये आखिरकार ईरान, इराक, अफगानिस्तान क्रॉस करके पाकिस्तान और इंडिया पहुंच गए। और हम एरियंस हैं, हम कॉकसेस से आए हुए हैं, हम इंडस वैली के लोग नहीं हैं। और ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम इंडस के लोग हैं, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रहते थे, वही लोग इवेंचुअली इंडियंस थे और पाकिस्तानी इंडियंस बने। जबकि सच ये कि हम नहीं, इंडस वैली के लोग आए थे, हम से आए थे। और मतलब ऊपर से जॉर्जिया, ये वाली, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये एरिया जो दिखा रहे हैं, और इधर से हम आए थे इंडस में, और पाकिस्तान इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और हम अब वही, हम वो एरियंस ही हैं जो यहाँ आए। अब बात यह है कि हमें एरियंस का कैसे पता चलता है, ये मैं बताऊंगा। और इसमें हम करेंगे, अब हम हिंदुज्म की हिस्ट्री स्टार्ट करें, ठीक है। और हिस्ट्री स्टार्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम हिंदुज्म को एटलीस्ट, मेरे ख्याल है जरूर भाई के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है। शायद जरूर भाई जो हम वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आ रही है बात? जी अब आ रही है। हाँ जी, आ गई। आगे एक दिन मेरी बात कहाँ कटी है, मुझे बता देगा कोई? बस एक मिनट पहले ही। यहीं पे कि हम एलियंस हैं, यानी हाँ जी। इंडस वैली ये के। एरियंस की बात। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो होस्ट, हिस्ट्री शो करने लगे थे। मुझे होस्ट बना दे समरा, मैं। हाँ जी, हो गया। ठीक है, तो हम एरियंस से हम पहुंच गए, आखिरकार आ गए। अब मैंने कहा हिंदुज्म की हम स्टार्ट करते हैं बात। और वो यहाँ से करेंगे कि जो एरियंस का, हमें कहाँ से पता चलता है कि एरियंस के पास एक रिलीजियस टेक्स्ट था, रिलीजियस रिटन पीसेस थे, जिनको कहा जाता है, जो नंबर 1 हमारा हिंदुज्म का पार्ट है, वेदस, ठीक है, द वेदस। वेदस इनके पास रिलीजियस टेक्स्ट था, संस्कृत में लिखा हुआ था। और ये 4 पीसेस में है वेदस, मतलब 4 टेक्स्ट हैं, 4 किताबें समझ लें। और ये हिंदूज का ये टेक्स्ट है।
और ये आज से ये बहुत मतलब बहुत पुराना टेक्स्ट लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये हमें सबसे पहला प्रूफ देता है कि एरियंस के पास ये एरियंस का था और ये वो इनके अपने साथ लेके आए थे। और इवेंचुअली इस टेक्स्ट को करते कराते इसने हिंदुइज्म की शक्ल ली। वेदस के टेक्स्ट ने जो एरियंस लेके आए थे उसने हिंदुइज्म को शक्ल दी। ठीक है। अब इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि गीता जो है वो वेदस की समरी है। ठीक है, वेदस की इंपॉर्टेंट बातें, वेदास की इंपॉर्टेंट बातें जो उसकी जिसको एसेंस कहते हैं, जो उसकी जरूरी चीजें थी, वो सारी गीता में लिखी हुई है। तो गीता इन अदर वर्ड्स, गीता और वेदस में कोई फर्क नहीं। ठीक है। और गीता में आगे मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, चीजें हैं, लेकिन उनको बेसिकली वेदस की जितनी जरूरी बातें हैं वो गीता के अंदर भी मौजूद हैं। तो अगर हम गीता की बात करें तो हम टेक्निकली वेदस से, अगर हम गीता से इन्फ्लुएंस हैं तो हम वेदस से इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो एरियंस लेके आए थे, जो हम लेके आए थे शुरू में। ठीक है, तो ये जरूर भाई, ये पार्ट बुक का वन। नेम रिपीट कर दें, यानी वो जो 4 बुक्स का स्क्रिप्ट था उसको क्या कह रहे हैं आप? वेदस कहते हैं, द वेदास। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, स्क्रीन पर अगर नजर आ रहा है। जी आ नजर गया आ रहा नजर, है। हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने गीता को भी बता दिया। अब ये पार्ट वन था। पार्ट टू जो है हिंदुइज्म को जो स्ट्रक्चर देता है वो है उसका कास्ट सिस्टम। बड़ा ही एसेंशियल पार्ट है हिंदुइज्म, और इससे ये मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिससे हिंदुइज्म को सारा वजूद दिया है ना, जो बेस पे है। ठीक है। और इन्होंने इनकी बेसिक जो वैरायटी है वो इन्होंने 4 पीसेस में इनको डिवाइड किया अपने कास्ट सिस्टम को। ब्राह्मण, ठीक है, और क्षत्रिय या खस्त्री जो कहना चाहें कह दें, वेश्यस या वाइसियस, ठीक है, और शूद्र। ये 4 पार्ट्स में, बाद में इसमें और भी डिविजन्स हैं कास्ट सिस्टम में, ये 4 नहीं है, इससे ज्यादा ही हैं, लेकिन जो बेसिक 4 वेदस के थ्रू आई हैं वही 4 हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वाइसियस और शूद्र। ठीक है, ये 4 कास्ट सिस्टम्स हैं। और ये 4 कास्ट सिस्टम को समझने के लिए हम देखेंगे इनके गॉड को, जिसका नाम प्रूषा है। ये गॉड है इनका। अब इसके ऊपर इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेनेशन तो देना था ना हिंदूज ने, कि हिंदुइज्म में किसी तरह का, कि हाउ कास्ट सिस्टम किस बेस पे स्टैब्लिश हुआ हुआ है। तो ये बड़ा आसानी से इन्होंने स्टैब्लिश किया कि जो डिफरेंट कास्ट हैं वो इस गॉड के डिफरेंट पीसेस से बनी, बॉडी के डिफरेंट हिस्सों से बनी। इस गॉड का नाम प्रूषा है, और ये इसका ये कहते हैं कि ये ऐसी स्पिरिट है जो हर दुनिया में हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, और भी नाम हो गए प्रूषा के। एक नाम मतलब उसका प्रूषा है, और वो यूनिवर्स प्रिवेडिंग स्पिरिट कहा जाता है, कि हर जगह मौजूद है ये स्पिरिट। तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो इसके माउथ से बने हैं, प्रूषा के। ठीक है, जो क्षत्रिय हैं या क्षत्रियज हैं वो इसके बाजुओं से बने हैं। जो वाइसियस हैं वो इसके थाइज से बने हैं। और जो शूद्रज हैं वो उसके पैरों से बने हैं। और इसलिए ये डिफरेंट कास्ट डिजाइन हुई है, बिकॉज ये प्रूषा के डिफरेंट हिस्सों से बनी है। ठीक है। और फिर वेदस में ये वेदस का पैसेज है जो मैंने अभी बात की है, मैंने मतलब उसको एग्जैक्ट कोट तो नहीं किया, लेकिन उसकी जो बात की है वेदस के पैसेज से हमें मिली। एग्जैक्ट के कास्ट सिस्टम का एक डिवाइन एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, कि उसमें बड़ी ना डिवाइन चीज है कि पुरुषा के हिस्सों से बने। तो ब्राह्मण क्योंकि मुंह से बने थे पुरुषा के, ठीक है, माउथ से, तो ब्राह्मण जो है वो गॉड से बात करते हैं। ब्राह्मण जो है वो सबसे एलिटिस्ट हैं, वो गॉड से बात करते हैं, वो नेचुरली प्रीस्ट होते हैं, पादरी होते हैं, वो होते हैं। क्षत्रिय जो है वो बाजू से बने हैं, जो क्षत्रिय थे, तो वो लड़ते थे। ठीक है, वो वॉरियर्स थे, वो नेचुरली वॉरियर्स। जो वाइसियस हैं, तो उन पे मेजर हार्ट सिस्टम का, तो वो मर्चेंट्स थे, वो सेलिंग करते थे, बाइंग करते थे, मतलब दुकानदार, और ये सारा जो काम है ये सारे वाइसियस। और जो लेबर थे, स्लेव्स, वो शूद्र थे, क्योंकि वो पैरों से बने। और पैरों से बने, और पैरों में पूरा वजूद सिस्टम का सिस्टम खड़ा होता है। ठीक है, तो वो बेस थे ना, स्लेव और लेबर, वो सोशल सिस्टम को खड़ा करने के लिए बेस लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? हाँ जी। अब हम आगे जाते हैं पार्ट 3 में। ठीक है, हमने पहले पार्ट बात कर ली वेदस के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में, और हम जाएंगे पार्ट 3 में धार्मा के बारे में। ठीक है, ये धार्मा भी कर सकते हैं या धार्मा पढ़ सकते हैं। ठीक है, धार्मा के बारे में जाते हैं। धार्मा का मतलब क्या है? अब हिंदूज का एक बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है पर्पज ऑफ लाइफ का, जो हम भी अब सीख रहे हैं इस्लाम में, कि हमारा होना चाहिए, कि जो हमने नहीं बनाया, मुसलमान इस्लाम ने तो हमें दिया लेकिन हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन हिंदुइज्म में तो शुरू से उनके कल्चर में था, और उन्होंने उसको अभी तक अडॉप्ट किया, कि धर्म क्या होता है। धर्म होता है आपका रोल, आपका पर्पस लाइफ में क्या होता है। ठीक है, आपका सोसाइटी में और अपनी जिंदगी में जो पर्पस है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म जो है वो आपकी कास्ट सिस्टम के साथ अलाइन करता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप खस्त्री पैदा हुए तो आप वॉरियर है ना, क्योंकि आप बाजू है पुरुषा के, तो आप वॉरियर है। तो उसका आपका धर्म क्या है? वॉरियर बनना। आपका धर्म है जंगें लड़ना, आपका धर्म है फाइट करना। तो फिर आपने वो फुलफिल करना है, अपना धर्म। ठीक है।
और इसमें ये इसका धार्मा का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने अपना पर्पस फुलफिल करना है, इवन दो मतलब एक खजतरी है और वो खजतरी पैदा हो गया लेकिन वो अच्छा बेकर है या वो अच्छा आर्टिस्ट है, वो अच्छा राइटर है, तो उसने लेकिन इनमें से कुछ काम नहीं करना, उसने वॉरियर ही बनना है। उसके लिए बेहतर है कि वो लड़ना ना जानता हो लेकिन लड़ ले, ना कि वो कोई अच्छा आर्टिस्ट बन सके जबकि उसके पास स्किल है, क्योंकि वो उसका धर्मा क्या है कि वो खस्त्री है, उसका धर्मा वॉरियर है। शूद्र है तो चाहे वो जितना अच्छा भी वॉरियर हो जाए, वो हमेशा लेबरर और स्लेव के तौर पर काम करेगा। ये इनका इतना स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट है कि पर्पज इतना होना चाहिए आपका, इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, ये था इसका पार्ट 3। फिर आता है पार्ट 4, संसारा, मोक्षा और कार्मा। बारी बारी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारा सवाल ये होना चाहिए कि जो हमने धार्मा की बात की ना पीछे, धार्मा ने बताया कि पर्पज है लाइफ का। अब बात ये है कि एक शूद्र जो लेबरर है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो मार खा रहा है, वो क्यों पूरी जिंदगी काम करता रहेगा, वो क्यों पूरी जिंदगी अपना धार्मा फुलफिल करता रहेगा, वो क्यों अपना पर्पज पूरा करना चाहेगा? इसकी कोई वजह होनी चाहिए। इसके बहुत सारे, इसके पर्सनल रीजन भी हैं और इसके सोशल रीजन हैं। सबसे पहले हम सोशल रीजन देखते हैं। इसका सोशल रीजन ये है कि जब एक आपके पास धर्म है और कास्ट सिस्टम को कंबाइन कर लें, पार्ट 3 को, और जो हमारे पास कास्ट सिस्टम है पार्ट 2 को, इन दोनों को जब कंबाइन कर लेना तो परफेक्ट सोसाइटी में बैलेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इक्वल नंबर ऑफ वॉरियर्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रीस्ट होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मर्चेंट्स होंगे, वर्कर्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ लेबरर्स और स्लेव्स होंगे, हर कास्ट सिस्टम की शक्ल में, और वो अपना पर्पस फुलफिल कर रहे होंगे, तो आपकी सोसाइटी बैलेंस में चलेगी। तो हिंदुइज्म ने ये एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया, इसलिए लोग धार्मा, इसका सोशल रीजन तो ये है कि इसलिए फुलफिल कर रहे थे कि एक बड़ी सोसाइटी में ऑर्डर रहता है। लेकिन इसके एक पर्सनल रीजन भी थे। धर्मा फुलफिल करने से होता ये था कि अगर आप अपना धर्मा एफिशिएंटली फुलफिल करेंगे, अगर आप क्षत्रिय पैदा हो गए या क्षत्रिय पैदा हो गए, तो आप लड़ रहे हैं, तो और आप लड़ते हुए मर गए, तो फिर आप दोबारा पैदा होंगे। ठीक है, साइकिल ऑफ रीबर्थ जिसको कहा जाता है, री इनकारनेशन, आप दुनिया में दोबारा पैदा होंगे, किसी नया जन्म होगा आपका। ठीक है, और बेसिक आइडिया ये था कि आपका जो आपकी रूह है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगी किसी और लिविंग थिंग के अंदर, जो उस मोमेंट पे पैदा हो रही है। जब आप मरे हैं और जो उस मोमेंट पे कोई चीज पैदा हो रही है, उसके अंदर आपकी रूह चली जाएगी। इस साइकिल ऑफ रीबर्थ को कहा जाता है संसारा। पार्ट 4 का जो एक पार्ट है संसारा, इसको कहा जाता है संसारा। और ये है साइकिल ऑफ रीबर्थ इनके आर्ट में जो हमें मिलता है, कि साइकिल है कि आप कभी किसी चीज का रूप लेते हैं, जानवरों का भी इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है, और फिर आप डिफरेंट चीजों की फॉर्म में पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने एक सिंपल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जिसने अपना धर्म से इतना फुलफिल किया, वो दोबारा पैदा होगा, संसारा होगा, दोबारा साइकिल ऑफ रीबर्थ में पैदा होगा। और जब वो पैदा होगा तो वो किसी बेहतर स्टेट को अचीव कर ले। मतलब ये कि अगर वो पहले सपोज मतलब शूद्रा था, तो शायद खस्ती पैदा हो जाए, हायर सोशल स्टेटस पे आ जाए। और अगर वो कोई वैश्य है या खस्ती है, तो वो ब्राह्मण पैदा हो जाए। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये कि लोगों का शौक नहीं था कि वो भाई अब शूद्र है या स्त्री है तो वो अपना ब्राह्मण पैदा हो, ये उसका पर्पज नहीं था, टू बी रिबॉर्न एज अ ब्राह्मण। उसका पर्पज ये था कि वो इस संसारा के पूरे साइकिल से ही निकल आए। ठीक है, इस संसारा के साइकिल से निकल आए, उसको कहा जाता है मोक्षा। जब आप संसारा के या साइकिल ऑफ रीबर्थ के से अंत से निकल आते हैं। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ। और ये इन्होंने दिखाया भी हुआ है कि पहले वो डिफरेंट साइकिल में फंसा हुआ है एंड देन वो फ्री हो गया। ठीक है, तो ये मोक्षा होता है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ, सारा से फ्रीडम को मोक्षा कहते हैं। और मोक्षा के बाद उनकी जन्नत है, जो हिंदुओं का सिस्टम है, क्या उसके बाद अभी खुदा के पास चले जाते हैं और जन्नत हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेट पर्पज एक शूद्रा का या किसी का भी क्या था कि वो अपना धर्म पूरी तरह फुलफिल करे अपनी कास्ट के मुताबिक, ताकि वो संसारा तो हो इवेंचुअली, लेकिन अगर वो करता रहा इसको बार बार अपनी हर हर जन्म में, तो वो मोक्ष अचीव कर जाए, वो आखिरकार आजाद हो जाएगा साइकिल से और वो जन्नत में चला जाए। ठीक है, अब इस सारे सिस्टम क्या चीज होल्ड टुगेदर करती है, वो है कार्मा। वो सिस्टम क्या है? कार्मा एक सिंपल सा इंग्लिश वर्ड हम सुनते हैं कि भाई जिस तरह तुम करोगे उस तरह ही तुम्हें ना, उसका जो तुम्हारे एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंस तुम भरना पड़ेगा उन एक्शन का। तो कार्मा इस सिस्टम को इकट्ठा करती है कि भाई तुम अगर अच्छे एक्शन रखोगे ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी अच्छे हो, कि उसका इफेक्ट सोसाइटी पे अच्छा हो। तो तुम और धर्म अचीव कर अपना करते रहो, अपना पर्पस करते रहो फॉलो, तो तुम संसारा में तो लग जाओगे, मतलब बार बार पैदा होते जाओगे और बेहतर स्टेट में, रोमांटिक तुम मोक्ष अचीव कर जाओगे, तुम इस साइकिल से निकल जाओगे। तो उसके एंड पे आता है कार्मा, मतलब तुम अच्छे काम करो ताकि उसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे हो, ताकि तुम मोक्ष आखिरकार अचीव कर दो। इन अदर वर्ड्स अल्टीमेट पर्पस क्या है उनका? मोक्ष अचीव करना। ठीक है,
और वो थ्रू किस तरह है, अपना धर्मा फुलफिल करके, अपना पर्पस फुलफिल करके, जिस कास्ट सिस्टम में पैदा हुआ उसके अकॉर्डिंग उनका पर्पस। यानी आप ठीक है। डायरेक्टली कार्मा पे नहीं जा सकते, वो आपने 7 रीबर्थ के साइकिल कंप्लीट करने हैं, फिर आप मोक्षा पे आएंगे, फिर आप कार्मा। नहीं ऐसे नहीं है, मतलब कार्मा तो आखिरी स्टेज नहीं, कार्मा में कह रहा हूँ लॉ है जो इसको इकट्ठा दोनों को जोड़ के रखता है, सारा मोक्षा धार्मा ओके सब। ओके, बेसिकली ठीक है। कार्मा का मतलब है कि आप अच्छे काम करो, फिजिक आपका जो एक्शन हो वो अच्छा और उसका कॉन्सिक्वेंस भी अच्छा हो ना, फिर आपने आपका कार्मा ये हम्म। है। और अगर आपने जो एक्शन किया वो गलत है तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी गलत होगा, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और असल में अचीवमेंट ये नहीं है, मैंने बताया कि संसार ये जरूरी नहीं कि आप 7 दफा पैदा हो जाओ संसार में, जरूरी ये है कि आप पहली फरी में शायद मोक्ष अचीव कर, आप इतना अच्छा ओके धर्म अपना फुलफिल करो कि तुम मोक्ष अचीव कर दो, रादर देन के संसार के साइकिल में घूमते रहो पूरी जिंदगी। ठीक है। ओके। ठीक है, अब हम यहाँ जरूर पे भाई, एक एक हम्म। क्वेश्चन है मुझे इस बात की समझ नहीं कि जो धर्मा फुलफिल नहीं करता वो जाता है इसमें संसारा में, या जो फुलफिल कर लेता है वो जाता है? नहीं, दोनों जाते हैं संसारा के अंदर तो, ठीक है। लेकिन अब संसारा में जिसने धर्म फुलफिल नहीं किया अपना, वो तो संसारा में जाके सपोज वो पहले शूद्र पैदा या जो भी इंसान पैदा हुआ, तो वो कहते हैं वो जानवर पैदा हो जाएगा ना, वो किसी कम स्टेट में पैदा होगा, किसी कमतर स्टेट में, ताकि उसको उसका बदला मिलेगा उसकी जिंदगी में जो उसने हरकतें की। लेकिन अगर उसने अच्छे काम किए तो वो किसी हायर स्टेट में पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वो शायद उसने बहुत बड़ा काम कर दिया अपनी जिंदगी में फर्स्ट लाइफ में, तो वो शायद मोक्ष अचीव कर जाए, वो शायद इस पूरे साइकिल से ही निकल आए। अच्छा। ठीक है। या और एक्सप्लेन करूँ? वरुण भाई, हमारा काउंटडाउन शुरू हो गया। हाँ वो मैंने देख लिया। ओके। ठीक है, मैंने बस क्योंकि मैंने हम खत्म करने लगे हैं, बस मैं ना आखिर में 2 बातें ऐड कर दूं जो मुझे आगे हम बुद्धिज्म को कल डिस्कस करें, क्योंकि हमने बुद्धिज्म ने इवेंचुअली हिंदुइज्म के अंदर बुद्धिज्म की स्टोरी आ जाती है तो वहीं पे कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें जो हमारे अंदर आई हैं पाकिस्तानियों में वो जरा दिखाऊं कि हमें इसमें ही मुझे 2 पैटर्न नजर आए बड़े इंटरेस्टिंग, तो मैंने कहा वो भी डिस्कस करूँ, फिर हम यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। लेकिन अभी कोई सवाल हो तो पूछ लें। वरुण भाई, कार्मा पे थोड़ी सी और डिस्कशन ना, ये क्योंकि बहुत ज्यादा है, ये अक्सर जो हम देखते हैं ना, हिंदुओं के जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो इसका हम्म। बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, और उनका बड़ा स्ट्रांग बिलीव है इस कार्मा को चीज पे। समझने के लिए ये है कि ऐसा रिलेशन, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आपकी फिजिकल और मेंटल एक्शंस और उन एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस, उसको कार्मा कहते हैं। उन सही। दोनों में आपके एक्शंस और आपके एक्शंस का जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसका रिलेशनशिप जो है उसको कार्मा कहते हैं। और इसकी वजह से सारा सिस्टम चलता है ना। अगर आपने अच्छा काम किया, कोई किसी की मदद कर दी, आपने एक प्यासा डॉगी बैठा था उसको पानी पिला दिया, तो आपने अच्छा काम हम्म। किया, तो आपको बदले में उनका बिलीफ अच्छा मिलेगा। सादा सी बात है। और वो यानी अगली इवेंचुअली गोल जिंदगी में यही है ही ना कि मिलेगा कि इस जिंदगी में भी मिलेगा? इस जिंदगी में मिल सकता है, लेकिन अगर उनके ऊपर जिंदगी में वो टॉर्चर हो रहा है तो वो एक दूसरे को ये तो कहते हैं ना कि तुम्हें अगली जिंदगी में मिल जाएगा कुछ, अगले या दिन। तुम शायद मोक्ष ठीक हो अचीव गया। कर जाओ, तुम शायद इस साइकिल से निकल के जिंदा आजाद हो जाओ, जन्नत में चले जाओ। तो तुम्हारे पास लेकिन कोई देखे दो। ना, इसमें भी एक चीज आती है कि उनके पास कॉन्सेप्ट है कि अगली जिंदगी कोई है, ऐसा लगता है जैसे पहले इनको कोई रियल बात का पता था, एंड नाउ द फैक्ट हैज बीन फैब्रिकेटेड इन सम वे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एरियंस जो थे, जो वेदास चाहिए, एरियंस के पास क्या आया है। हमारे पास शुरू में यहाँ पे कागजिस में क्या आया था हमें नहीं पता, क्या पता कोई नबी आया हो हमारे पास। बहुत लाइकली है कि बिल्कुल। एरियंस के पास आज से 3,000-5,000 साल पहले कोई नबी आया होगा, और उसकी किताब या एग्जैक्टली। उसकी जो उसने बातें की उन्होंने वो लिखी वेदास की शक्ल में, लेकिन बदल दी जैसे हर नबी बिल्कुल। की बातें बदली। बिल्कुल। तो क्योंकि हम कहते हैं ना, अभी हम बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि थोड़ा सा लगता है कि ओ मे बी इसकी भी हिस्ट्री, क्योंकि बुद्धा की हिस्ट्री भी खराब हो सकती है, बताया ब्रिटिश ने लिखी सारी हिस्ट्री, तो फिर मसला तो होगा क्रिएट। तो ये 2 बातें ये कि एक तो देखें कि फुलफिल करना धर्म की हम बात कर रहे थे ना, कि अपना धर्म फुलफिल करना, अपना पर्पस फुलफिल करना, चाहे तुम उसमें अच्छे हो या बुरे हो, ये हमारे कल्चर में भी आज तक आया कि तुम अच्छे, तुम्हारे पास कोई स्किल है और तुम उसमें अच्छे हो। लेकिन अगर सोसाइटी एक बेस पे चल रही है, मतलब सोसाइटी में डॉक्टर ज्यादा है वो कोई मसला नहीं, लेकिन डॉक्टर्स बनना, हर बंदा डॉक्टर बन रहा है या लॉयर बन रहा है या जज बन रहा है, सीएसएस कर रहा है या फौज में जा रहा है, तो तुम भी वही करो। चाहे तुम्हारे पास, चाहे तुम आर्टिस्ट बहुत अच्छे हो, चाहे तुम राइटर बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम अपना धर्म फुलफिल करो। और धर्म सोसाइटी सिस्टम था उस जमाने में, वो कास्ट सिस्टम से धर्म आ रहा था। हमारे अब जमाने में हम धर्म लिटरली फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के सिस्टम के ऊपर, वही गीता से की पकड़ी हुई बात।
कि अपना धर्म फुलफिल करो, चाहे तुम अच्छे हो डॉक्टरी में, चाहे नहीं हो, शायद तुम बहुत आला आर्टिस्ट बन सको, लेकिन नहीं, तुम डॉक्टर बनोगे, सोसाइटी चाह रही है डॉक्टर। थोड़ा सा चेंज हुआ कॉन्सेप्ट तो, लेकिन धर्म का कॉन्सेप्ट हमने वो जो गीता से पकड़ा था वो हमारे अंदर अपनी हमारी रूट्स में इतना हमने किया उसको, हमने अपने अंदर डाला है कि वो हमारे अंदर अभी तक आया। एक और बात जो इस सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए संसारा, मोक्षा का और धार्मा का और सारा कास्ट सिस्टम से हमें एक बड़ा लेसन सीखने को एक चीज मिल रही है कि हिंदुइज्म में ना सिस्टम तो इनका है जो इनको इकट्ठा तो जोड़ के रख सकता है। मैंने बताया कास्ट सिस्टम इनका और इनका धार्मा की वजह से का बड़ा बैलेंस है, सिस्टम चल सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है सारे सिस्टम में, वो है इंडिविजुअलिज्म का इशू। कि भाई जो बंदा है वो अपनी इंडिविजुअल फुलफिलमेंट के लिए काम कर रहा है ना, वो अपने मोक्ष अचीव करने के लिए, अपनी आजादी अचीव करने के लिए, वो किसी के लिए नहीं कर रहा। इसमें क्या होता है जब इंडिविजुअलिज्म पे बात आ जाती है कि आपकी निजात जो है वो सिर्फ आपकी अपने ही इंडिविजुअलिज्म पे है, मतलब आप अपने को बस अपने आप को बचाओ और बाकी किसी चीज को ना बचाओ, बस आप बच जाओ। तो इससे क्या होता है कि इससे एक तो सल्तनतें नहीं बनती, बड़ी बड़ी सल्तनतें कभी नहीं बनती। कि जब कोई लड़ रहा होता है ना, जैसे अलेक्जेंडर लड़ रहा था अपनी सल्तनत बनाने के लिए, तो उसके साथ फौजी लड़ रहे हैं, तो भाई अगर उनका अपना अपना ही पर्पज हो सबका कि भाई मैं अपना धर्म फुलफिल करूँ, तो वो मोस्ट लाइकली नहीं फॉलो कर सकते पूरी जर्नी को और पूरी रियासत कायम करने को, वो नहीं करेंगे फॉलो, क्योंकि हर बंदे का धर्म डिफरेंट हो सकता है कास्ट की वजह से। लेकिन हमारे क्या था कि जो अलेक्जेंडर था उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं टकरी था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट है, तो इनका आपको इंडिया में पता चलेगा कि मुगलों के अलावा जो मोस्टली हिस्ट्री है उसमें ये कभी यूनिफाई नहीं हो सकती। हुए हैं दो तीन दफा, बहुत रेयरली, थोड़े टाइम के लिए। लेकिन अदरवाइज कोई बड़ी सल्तनत नहीं बना सके इंडियंस आज तक, जबकि इंडियंस की तादाद इतनी ज्यादा है हमारी सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान इंडियंस की बहुत तादाद थी, लेकिन हम कोई बड़ी सल्तनत नहीं बना सके आज तक, कोई बड़ी रियासत नहीं बना सके जो दुनिया में फैल रही हो, क्योंकि इनका सारा हिंदू का कॉन्सेप्ट जो गीता और वेदास से आ रहा था सारा इंडिविजुअलिज्म बेस्ड था, कि तुम्हारी निजात इंडिविजुअलिज्म से, तुम बस खुद अपने आप को। और हमारे अंदर वो बीमारी गीता से आई कि कहते हैं बस मेरा माल बच जाए, मेरी मेरी बस मेरी फैमिली बच जाए, बस मेरे लोग मैं बच जाऊँ ना, मुझे खाना मिल जाए, मेरी नीड पूरी हो जाए, मेरी चीजें फुलफिल हो जाए। तो ये भी कॉन्सेप्ट रूट्स में हमारी क्यों गया, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है, ये जो हिंदम से आ रहा है हमारे अंदर, कि हमने गीता में देखा ये चीजें और वो हमारे अंदर चमक कर गई हमारे अंदर कि अब हम उसको नेचुरली बस इंस्टिंक्टली उसको रिपीट कर रहे हैं, और हम जानते नहीं कि हमें कितना इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं, हम बायस हुए हुए हैं, हम इन्फ्लुएंस हो बायस। लेकिन हम जान नहीं रहे कि इस्लाम की बातों को हमने जोड़ा इसलिए है हिंदुइज्म के साथ, क्योंकि हमने मिक्स कर दिया ना, क्योंकि पीछे कॉन्सेप्ट आ रहा था एरियंस का जो हमारे साथ हमारे, और इधर से फिर इस्लाम एकदम, तो वो दो जब क्लैश हुई चीजें तो हमने उसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करके आज हम बैठे हैं इधर पाकिस्तान में, और इतने इश्यूज हैं। और उसकी वजह ये कि आप पीछे देख। था उनका एक लेवल था, वो जब यूनिफाई नहीं हुए कभी और ना कभी ओवरऑल स्टेट बनी है, तो फिर जो थे क्या थे भला, ब्राह्मण्स के नीचे क्षात्रि जो थे, हाँ, कश्मीर जो उनको थे। क्या कष्ट, हाँ जो भी है, उनका क्या एग्जैक्टली पर्पस था फिर वो, मतलब उनको वॉरियर्स कैसे डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कभी। मतलब मैंने कहा था ना कि उन्होंने एक डिवाइन एक्सप्लेनेशन दिया कि जो पुरुषा है उनका खुदा है, उसके बाजू वो हैं। तो बाजू क्या करते हैं, हम्म। लड़ाई में इस्तेमाल होता है ना उनकी नजर में। पुरुषा के बाजू तो ये लड़ाई के लिए। लड़ाई किसके करते थे? तो मैं कह स्टेट रहा की हूँ ओवरऑल। स्टेट तो थी, मतलब प्रिंस बैग इनको कहा जाता है ना, एक प्रिंस के अंडर सिटी स्टेट्स थी, ओके। मतलब सबसे अच्छा वर्ड होगा सिटी स्टेट्स थी। इनके सिटी, पास भी हाँ रियासत थी। समहाउ ये इनके सिटी स्टेट की फॉर्म में, सही सिटी सही, स्टेट्स ठीक हो बहुत गया। थी इंडिया में, और छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थी कि भाई ये प्रोविंस मेरा है, ये प्रोविंस इस तरह मैं अगर वो बड़ी कोई बिल्कुल। एम्पायर नहीं बिल्ड कर इंडिया अपनी ओके इस ओके, एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन गॉट है इट, सही हो। कि जब हम बात करें कि पाँच हम्म, हजार साल पहले या 4,000 5,100 साल पहले, तो ये आज से 4-5 हजार साल पहले की बात हो रही है या फिर कोई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज से 5,000 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए क्योंकि 2000 ये वाले बीसी से पहले और बीसी के बाद, हजरत ईसा की पैदाइश के बाद के 2000 साल और पिछले, तो वो अगर मैं ऐसे बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि वो 1750 बीसी थे, मतलब वो मैं मिला के सारा एडिशन करके बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना ओके। अच्छा मेरा भी एक हो। क्वेश्चन है। हम्म। तो ये कि
ये जो आपने बताया है कि जो उनका खुदा था, तो इसका नाम था, तो क्या क्या नाम था उसका? रूशा। तुषा। तो वो उसके मतलब मुंह से ये ब्राह्मण बने, तो इस तरह से ये इनको कैसे ये पता चला था? वेदस में लिखा हुआ है, मैंने बताया वेदस की बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जो इनकी किताब में होली बुक में जो इनकी लिखा हुआ है, ये वहां से कोट करते हैं ना, ये बात करते थे। अब चेंज हो गया, हिंदुइज्म सबसे फ्लेक्सिबल रिलीजन है दुनिया का, अगर हम देखें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो अच्छा, इसलिए मैंने में बहुत सारे चेंजेस हैं। जाकिर नाइक का एक बयान सुना था, उन्होंने कहा था कि ये जिनकी वो ना ओल्डर स्क्रिप्ट्स, मुझे वहां से आइडिया आ रहा है, हो सकता है कि ये गीता से पहले बुक थी इनकी, इसके अंदर ये प्रिडिक्शन थी कि एक अल्लाह है, एक खुदा का कॉन्सेप्ट था, और दूसरा ये था कि उसमें प्रिडिक्शन थी कि आखिरी जो जमाने होंगे उन्हें एक रसूल भेजा जाएगा, वो भी था, और गॉड की इंटरेस्टिंगली तरफ ना, से। जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मूविंग हुई है ना, चांद स्प्लिट हुआ था, हम्म। तो वो भी हिंदुओं ने रिकॉर्ड किया हुआ है किसी स्क्रिप्चर में, मुझे एग्जैक्ट स्क्रिप्चर का नाम नहीं पता, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्डिंग है, क्योंकि अब हम रियलाइज नहीं करते कि वो सिर्फ चांद तो दुनिया अर्थ का एक ही